जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह हाजिर हूँ आप सभी के सामने करंट अफेयर की क्लास लेके। तो आज है 8 अक्टूबर और आज से कंटिन्यू करते हैं करंट अफेयर की क्लासेस। उससे पहले काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस थे, उनका मैं आंसर देने का प्रयास करती हूँ। आई होप आप सारी चीज़ों को समझेंगे और जो भी आपके डाउट्स हैं आज की क्लास में सारे क्लियर हो जाएंगे। तो भाई बात कुछ ऐसी है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि भाई ऑनलाइन सेटअप की तैयारी चल रही है, क्योंकि आजकल आप सभी को पता है डिजिटल का ज़माना है। तो इसी सोच के कारण मन की भाई सब डिजिटल पे पढ़ा रहे हैं और इस बोर्ड पे मैं ज़्यादा नहीं करा पाती थी आपको। बहुत कोशिश करी मैंने, आपको पॉलिटी इसी बोर्ड पे कराई। 8 महीने से मैंने लगातार इसी बोर्ड पे आपको पढ़ाया, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर की डेली क्लासेस ली। लेकिन बच्चों की डिमांड थी कि मैम डिजिटल बोर्ड ले लो, हमें और भी चीज़ें पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, सारी चीज़ों की वो डिमांड कर रहे थे। इसी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए मैंने अपना जो रूम था जैसे तैसे करके वो रिपेयर कराया। फिर मैं डिजिटल बोर्ड के अरेंजमेंट में लग गई, क्योंकि आप सभी को पता है जो डिजिटल सेटअप है, अपना डिजिटल बोर्ड है, कैमरा है और जो ऑनलाइन चीज़ें उसके लिए चाहिए होती है, मतलब क्या जैसे कि कंप्यूटर चाहिए है ना, स्क्रीन चाहिए होती है 2-3 कमेंट्स पढ़ने के लिए, और लाइटिंग का बहुत अच्छा सेटअप होता है। कैमरा इतना महंगा आता है, कैमरा 80-90 हज़ार का आता है उसके लिए, तो उसे फ़ोन से वीडियो शूट नहीं हो सकती अगर हम डिजिटल बोर्ड लगाते हैं। तो मान के चलो आप ये 3 लाख का खर्चा था। तो जैसे तैसे करके मैं 1 महीने से इसी काम में लगी हुई थी, सारे अरेंजमेंट किए। कुछ पैसे मेरे पास थे सेविंग्स, और कुछ भाई से हेल्प ली कि भैया डिजिटल बोर्ड लगवाना है। वो तो हमेशा ही सपोर्ट में रहते हैं मेरे दीपक भाई, तो उन्होंने कुछ पैसे अरेंज किए। उन्होंने 1 लाख के समथिंग किए, मैंने भी कुछ। एक मेरी फ्रेंड है, उसने मेरी हेल्प की, वो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है, तो उसे मैंने बताया, तो उसने मेरी हेल्प की कि कोई नहीं, दोस्ती किस काम आती है, तू बता मैं तेरी हेल्प कर सकती हूँ। तो कह तू बोल तो सही एक बार। तो मैंने उससे बोला कि चल थोड़ी हेल्प कर दे, तो उसने मेरी हेल्प की। तो ऑलमोस्ट इस फ्राइडे अरेंजमेंट हो गया था हमारे डिजिटल बोर्ड का। लेकिन वही है, इतनी आसानी से चीज़ आपकी मैम को तो मिलती नहीं है। जिस चीज़ के लिए मैंने पूरा महीना लगाया, अरेंजमेंट में पूरा महीना लगाया, मतलब जहाँ जहाँ से उम्मीद थी मैंने वहाँ से पैसों का अरेंज करने की कोशिश करी, और वो पैसे अरेंज हो भी गए थे फ्राइडे को। आज संडे है, आज के दिन हम डिजिटल बोर्ड लेने जाने वाले थे, लेकिन फ्राइडे को ही एक दुर्घटना ही कहूँगी मैं तो, क्योंकि एक होता है मिडिल क्लास और एक होता है लोअर मिडिल क्लास। तो मैं तो लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ कि अपने तो 10 रुपये खो जाते हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है अपने को। लेकिन फ्राइडे को कुछ पैसे भाई ने अरेंज किए थे, 50,000 समथिंग। तो भाई ने बोला पापा पैसे निकलवा लाओ, बोर्ड लाना है। तो पापा वो एटीएम लेके गए भाई का, एटीएम में गए, एक एटीएम में पैसे नहीं निकले, पापा दूसरे एटीएम में गए, तो वहाँ पर भी एक पर्ची आई, पापा वो पर्ची पढ़ने लग गए। बाहर से एक लड़का आता है कि अंकल अच्छे से कार्ड को लगाओ, और वो पापा का कार्ड अपने एटीएम से चेंज कर देता है। तो पापा, आप सभी को पता है, थोड़ा वृद्ध अवस्था में हैं और इतना ध्यान नहीं देते, और पापा बहुत अवेयर है, लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हुआ, उसने पापा का एटीएम चेंज कर लिया। अपना जो खाली एटीएम था वो पापा के हाथ में दे दिया। पापा पर्ची पढ़ने लग गए कि अच्छा मैं देखता हूँ दोबारा ट्राई करके, और पापा मतलब जो भाई का एटीएम था उसको लेके वो एटीएम से बाहर चला गया। उसने पिन देख लिया था, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं इनका ट्रैप होता है और ये उंगली से ही पता लगा लेते हैं। वो दूसरे एटीएम में गया, उसने पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया। पहले 10,000 रुपये निकाल ले, फिर 20 निकाल ले, और फिर 20 निकाल ले, मतलब पूरा बैंक खाली, 50,000 रुपये खाली। भैया ने पापा को तुरंत कॉल करा कि पापा पैसे 10,000 रुपये निकाल ले। पापा कह रहे कि बेटा अभी तो निकाल ही नहीं है एटीएम से, मतलब इससे निकल ही नहीं रहे। भैया ने बोला कि साथ में कौन है? पापा ने कहा कि एक लड़का था। कि एटीएम देखो। पापा कह रहे ये एटीएम तो अपना है ही नहीं। तो इतना समझ ही पाए कि किसी ने पापा का एटीएम चेंज कर लिया है। इतने में ना ही ये होश आया कि मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर ले, मतलब सेकंड भी नहीं लगाया और 50,000 बैंक से एकदम खाली। तो भाई इसका यही तात्पर्य है। 3 दिन हो गए हैं, फ्राइडे, सैटरडे, फ्राइडे को ये ट्रेजिडी हुई थी 10 बजे, फ्राइडे गया, सैटरडे गया, और आज संडे है। जो आपकी मैम की एक डिजिटल बोर्ड की उम्मीद थी भाई वो चकनाचूर हो गई फिलहाल तो।
तो मैंने सोचा कि मतलब ये महीना आप लोग कमेंट भी करते हो कि मैम आप तो मुंबई चले गए, आप घूम रहे हो और ये सब, मतलब कई रातें ऐसी है कि मैंने रो रो के गुजारी है कि भैया बोर्ड लेना है, लगवाओ जल्दी, बच्चों की क्लास नहीं जा रही है। ये सब मतलब मेरे साथ 1 महीने से रोज ही हो रहा है, क्योंकि मुझे था कि मैं अक्टूबर में सितंबर में बोर्ड लगा लूँगी, लेकिन नहीं हुआ। फिर मुझे था कि चलो अक्टूबर में लग जाएगी, जो कि अपनी पूरी कोशिश थी। मैं क्रिएटर कैंप में गई मुंबई से, मुझे मेल आया था, मतलब यूट्यूब की तरफ से ही आया था, वो इवेंट था हमारा, तो मुझे वहाँ पर जाना पड़ा इवेंट में। और वहाँ का मैं सिर्फ इवेंट मैंने किया, और फिर मैं अगले दिन मेरा फन फेस्ट था, उसको मिस करके मैं दिल्ली कि नहीं भैया, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है, पहले अपन डिजिटल बोर्ड लगाते हैं, फन फेस्ट का क्या है, वहाँ पर तो ऐसे मस्ती ही होनी थी। मन की नहीं भैया, पढ़ाना है बच्चों को। क्रिएटर कैंप था, वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली जाने की, एज अ गेस्ट ही थे हम वहाँ पर, और मोटिवेशन भी मिला काफ़ी चीज़, और आप सभी के सहयोग से 8 महीने में मैं मुंबई चली गई। काफ़ी लोग हैं जो सालों से मेहनत कर रहे हैं, मुंबई नहीं जा पाए, लेकिन आपकी मैम को 8 महीने में ही बुला लिया, उनके हार्ड वर्क के कारण कि मैम साधारण से बोर्ड पे इतनी मेहनत करती हैं, दिन रात बच्चों को पढ़ाती हैं, शॉर्ट्स से काफ़ी लोग मोटिवेट होते हैं। तो ये बहुत बिग अचीवमेंट थी, जिसे मैं हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, तो इस वजह से मैं मुंबई गई थी। लेकिन अगले दिन फन फेस्ट भी होता है, वो मतलब क्रिएटर्स को ही दिया जाता है, तो मैं आ गई थी उसे छोड़ के दिल्ली कि नहीं भैया डिजिटल बोर्ड लगवाना है। तो भैया का भी ये था कि जाएंगे दिल्ली, और तेरे डिजिटल बोर्ड का 40-50 हज़ार का मैंने इंतजाम कर लिया है, 1,90,000 हो जाएंगे, 1,90,000 का बोर्ड भी आ रहा है कि हो जाएगा। तो फ्राइडे को वो इंतजाम हो भी गया था, लेकिन 50,000 फिर डूब गए, और बोर्ड का ऐसा नहीं हो पाया। और मेरी हिम्मत भी मैं कहूँ कि जवाब दे गई। मतलब मुझे ये था कि यार बच्चों को बहुत नुकसान हो रहा है, क्लास नहीं जा रही, जिस पर्पज़ से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया कि बच्चों को सरल भाषा में पढ़ाना है। डिजिटल का भी डियर फ्रेंड्स ऐसा नहीं कि मैं इस पर मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। मैं 2 घंटे लिखती हूँ, फिर शूट करती हूँ, एडिट करती हूँ, फिर डालती हूँ, दूसरी क्लास लेती हूँ, फिर शूट करती हूँ, फिर एडिट करती हूँ, फिर डालती हूँ। तो मेरा दिन रात इसी में चला जाता है। मेहनत करने से कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूँगी, दिन रात करके आपको सारी चीज़ें करा दूँगी। पर डिमांड की बात थी, मुझे भी पता है डिजिटल में मैं आपको ज़्यादा चीज़ें पढ़ा सकती हूँ, कि जो मैं नोट्स करती हूँ उसे PDF में करके आपको कितनी सारी चीज़ें बता सकती हूँ। आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, आप डिमांड कर रहे हैं कि मैम SSC की तैयारी करा दो, GS की तैयारी करा दो, हिस्ट्री पढ़ा दो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा दो, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ाना चाहती थी। मैराथन क्लास लेना चाहती थी 2 से 3 घंटे की, पर वो नहीं हो पाया। तो अब मैंने फिर से सुबह उठी, हिम्मत जुटाई, और मैंने अपना बोर्ड वोर्ड अच्छे से क्लीन किया, और अपना फिर से लगाया। हिम्मत चाहिए होती है इसके लिए, क्योंकि जो एक सपना होता है ना कि हाँ वही है ना, हमें ज़्यादा पढ़ाना है, डिजिटल पे पढ़ाना है, और ये नहीं हो पाया। जब मैं बोर्ड लगा रही तो भाई कह रहे कि स्टार्ट करिए आज से। मैंने कि हाँ इसी बोर्ड में। मैंने कि हाँ। कह रहे कि कोई नहीं। मैं कहा भैया अब तो सपना ही नहीं रहा, मतलब कि लग पाएगा। मैंने कि अब तो उम्मीद ही टूट गई। तो भाई मेरे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने कहा कि क्या हो गया, नहीं लगाएंगे, इसी हफ्ते लगाएंगे, करता हूँ कुछ। तो ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है मेरे लिए, क्योंकि मेरे भाई हमेशा खड़े रहते हैं मेरे लिए। मतलब जब मैं रोती हूँ तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, वो उदासी से ही पहचान लेते हैं कि ये पढ़ा नहीं पा रही तो इसलिए ये दुखी है, क्योंकि उसको पता है इसका पैशन है पढ़ाना। ये पढ़ाती नहीं तो ये टेंशन में आ जाती है। उसने कई रात देखे मुझे ऐसे रोते हुए कि भैया क्लास नहीं जा रही, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बच्चे कमेंट कर रहे हैं और ये सब। तो ये अंत में यही है कि भाई कोई किसी का साथ नहीं देता। इससे मैंने बहुत सीखा। 1 महीने से मैंने जहाँ तक कुछ जैसे जो मैंने कमाया यूट्यूब से, आप सभी सोचते होंगे कि कितना, जो भी था मैंने वो सेव किया, क्योंकि अभी इतना नहीं है कि एकदम से हो जाए, लेकिन जो भी आया मैंने सेव किया। कुछ एक फ्रेंड ने मेरी हेल्प की 60,000 की, तो वो हो गया था। कुछ भाई कर रहे थे, लेकिन फिर भी कैमरा तो लेना ही है। 60-70 का कैमरा आ रहा है, लाइटिंग है, और जो वो कंप्यूटर पे डिजिटल सेटअप लगता है कमेंट्स पढ़ने के लिए, वो भी चाहिए। तो 3 लाख इतना आसान नहीं है एक मिडिल क्लास बच्चे के लिए इकट्ठा करना। वो मैंने देख लिया है। नातेदार रिश्तेदार कोई साथ नहीं देता, हर जगह दिमाग अड़ा लिया, हर जगह कॉन्टैक्ट चेक कर लिए। हर एक से जहाँ उम्मीद थी कि भाई इसकी गवर्नमेंट जॉब है,
70-80 हज़ार कमा रहा है, ये थोड़ी मदद कर देगा 40-50 की। नहीं कि नहीं है, सेविंग नहीं होती है, ये सब बहाने सबके पास होते हैं। और कुछ बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ जो दोस्त कहते हैं, ज़्यादा भीड़ मेरे पास नहीं है, 3-4 फ्रेंड्स हैं। एक ने मदद करी, उसका तो मैं आजीवन आभारी रहूँगी, क्योंकि वो एक ऐसी थी कि मेरी आवाज़ पे उसने 2 मिनट में मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। क्योंकि आज के टाइम में जहाँ लोग इतने बहाने बना देते हैं, उसने मिनट नहीं लगाई और उसने मेरे को दिखाया कि कोई वो नहीं है, तेरा हक है मुझ पे, तू मेरी दोस्त है। और दोस्ती होती किस लिए, उसने मुझे दोस्ती के सही मायने सिखाए, जो कि हम हैं एक दूसरे के लिए। लेकिन बहुत इस मतलबी भरी दुनिया में कोई एक भी ऐसा मिल जाता है तो उसको हम लाइफ टाइम नहीं भूल पाते हैं। वो काफ़ी टाइम से हमारी बात नहीं होती है, 2-2 3-3 महीने, लेकिन फिर भी वो कभी शिकायत नहीं की। नहीं, सबको पता है सब अपनी लाइफ बनाने में बिजी है। तो जो मुझे ये कहते हैं कि, है ना, कुछ लोग ऐसे समझते होंगे कि हाँ अब काम है तो अब, तो मैं उन्हें बता दूं कि भाई प्रीति के पास जब किसी का फ़ोन आता है ना तो वो कभी इग्नोर नहीं करती है, वो जब भी फ्री होती है वो उनको कॉल बैक करती है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि, है ना, काम से आप लोग मुझे अगर फ़ोन करें मैं ना रिसीव करूँ तो आपको लगे कि मेरे में घमंड है। काफ़ी लोग समझ रहे हैं कि मैम में घमंड आ गया है, प्रीति में घमंड आ गया, तो ऐसा नहीं है। मैं डाउन टू अर्थ ही डाउन टू अर्थ रहूँगी। ठीक है, अभी मेरा टाइम डिफ़िकल्ट चल रहा है। इस दौर में मैं बहुत चीज़ देखी इस महीने में, मतलब जो थोड़ा बहुत यारी दोस्ती पे विश्वास होता है ना इंसान का, अब मेरा वो भी नहीं रहा है। क्योंकि एक दोस्त का ना ये होता है कि अगर पैसे का अरेंजमेंट एक अलग चीज़ है, अगर इंसान ये भी बोलते थे कि यार कोशिश करते हैं, हमारा इतना बड़ा ग्रुप सर्कल है, 10-10 20-20 भी करेंगे, आ जाएगा, तेरा हो जाएगा। और मैंने सबसे ये कहा है कि भाई मेरा एड्रेस लिख लो, यकीन नहीं है तुम घर पे आ जाना अगर मैं तुम्हारे पैसे रिटर्न नहीं कर पाऊँ। लेकिन नहीं, कोई किसी की मदद नहीं करता है। तो अगेन यही चीज़ें हैं कि भाई हिम्मत जुटाई मैंने और आज फिर से शुरू करते हैं अपनी क्लासेस। अब कंटिन्यू रहेगी, ऊपर वाले को मंजूर होगा तो डिजिटल भी आ ही जाएगा। सारे टीचर्स मैंने जितने देखे हैं, खान सर हुए, ओझा सर हुए, फिजिक्स वाले हुए, और जितने भी आप ले लो, हिमांशी सिंह हुई, उन सब ने इसी सिंपल से वाइट बोर्ड से अपनी शुरुआत की थी। सालों साल पढ़ाया, 2-2 3-3 साल इसी पे मेहनत की थी। अभी तो डिजिटल आया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है गलत ना समझे। जो भी बच्चे गलत समझ रहे थे कि मैम अब तो बन गई हैं, यूट्यूबर हो गई हैं, अब नहीं पढ़ाएंगी मैम, तो मुंबई चली गई है, तो ऐसा नहीं है डियर। बस डिजिटल बोर्ड की चक्कर में लगी हुई थी। लेकिन कहते हैं ना, भगवान भी अच्छे से परीक्षा ले रहा है कि प्रीति रुक जा अभी रुक जा, देखते हैं तेरे में हौसला कितना है। तो भाई भगवान को भी ये एक चुनौती है प्रीति की कि मैं हार मानने वालों में से तो नहीं हूँ, और मेहनत मेरे से कितनी भी करवा लो। तो आज से आपकी मैडम इसी पे हिम्मत से जुड़ी है और इसी पे मेहनत करेगी दिन रात। अपन अब डेली करंट अफेयर की क्लास करेंगे। पॉलिटी में आपको करा चुकी हूँ ऑलरेडी कंप्लीट। ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे, काफ़ी बच्चों की डिमांड थी, तो करंट अफेयर और ज्योग्राफी की क्लासेस लेंगे। तो आप सभी से बस विनम्र निवेदन यही है मेरी यूट्यूब फैमिली से, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आपको क्या है, डिजिटल पे भी तो यही होता है, टीचर 10 क्वेश्चन कराते हैं, है ना। मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगी आपको 20 से 30 क्वेश्चन कराऊं, अच्छे से समझाऊं। बस डिजिटल नहीं है, जो वो चकाचौंध होती है ना, रंग बिरंगा, वो नहीं है। लेकिन मैंने इसको भी डिजिटल बनाने का प्रयास किया है। देखो इतने सारे मार्कर का यूज़ किया है, और अच्छे से, कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, मैं अच्छे से सारी चीज़ों को समझाने का प्रयास करूँगी। थोड़ा अगर क्लियरिटी नहीं आएगी तो आप सभी कोऑपरेट करेंगे। आवाज़ तो अच्छे से जा रही है ना, सबको पेन पेपर लेकर बैठना है, सारी चीज़ें नोट करते हुए चलना है, और इसी बोर्ड पे हम यहाँ से और डिजिटल तक जाएंगे। ठीक है, अभी टाइम सही नहीं चल रहा है, लेकिन सही टाइम भी हम ही लाएंगे। मैं टाइम को, और ये जो कहते हैं ना किस्मत, हाँ किस्मत होती है, क्योंकि अगर किस्मत में होता तो ऐसे 50,000 नहीं जाते, जबकि भगवान को पता है कि मैं कैसे कैसे अरेंज कर रही हूँ एक एक रुपया। लेकिन कहते हैं ना, गरीब को भगवान 4 लाठी और मारता है। तो वही हुआ कि इतनी सारी दिक्कतें आ रही थी, और फिर से वो 50,000 गए, नहीं भूल पाते। मतलब रोना तो क्या, मतलब 50,000 वो दिमाग में रहता है कि आज मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रही होती, आज संडे है, आज हम बोर्ड लेने वाले थे लेकिन नहीं हो पाया। इट्स ओके, इसी पे मेहनत करते हैं। प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को
शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। गांव-गांव तक ये वीडियो जानी चाहिए ताकि उन्हें भी हौसला मिले कि ए मैम जिन्होंने इतना स्ट्रगल देखा, व्हाइट बोर्ड से स्टार्ट किया, उन्होंने हिम्मत जुटाई कि भाई डिजिटल पे बच्चों को पढ़ाऊंगी, लेकिन ये ऐसी मिस हैपनिंग हुई कि वो अभी नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं हारा, उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और अगेन मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये जो मेरी लाइफ है ये आप सभी के लिए है, जो मेरा स्ट्रगल है वो आप सभी के लिए है। मैं इसी बोर्ड पे आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करूंगी। बस आप सभी से गुजारिश है ऐसे ही अपना प्यार और साथ बना के रखें। तो इतना वो नहीं करना, बस फीलिंग थी आपके साथ शेयर करनी थी। और यस आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, तभी तो आप मोटिवेट होते हैं। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और ये एक फेज होता है, ऐसे पहले इंसान ऊपर जाता है, फिर थोड़ा डाउन जाता है, फिर ऊपर आएगा अपना टाइम ऊपर उठने का भी। तो बस भगवान भी ये देख रहे हैं इनमें हौसला कितना है। ये टूट के बैठे रहते हैं, रोएंगे, भिगोएंगे या क्या करेंगे, या फिर से स्टार्ट करेंगे। तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक मोटिवेशन कोट के साथ कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे बुरा होगा, कुछ ना मिला तो भी क्या, कुछ ना मिला जिंदगी में तो भी क्या, तजुर्बा तो नया होगा। अब जो ये था ये इसी पे फिट बैठता है। 1 महीने से मेहनत की, सब हुआ, नई नई चीजें सीखी, क्या मिला मुझे, तजुर्बा मिला। तजुर्बा ये मिला कि भाई सिर्फ अपने कंधों पर विश्वास रखो, किसी से उम्मीद ही मत रखो कि कोई तुम्हारी 1 रुपए की भी मदद करेगा। मुझे तो उम्मीद कुछ पे थी, लेकिन अब मेरी वो भी टूट गई है। अब मेरे को किसी से उम्मीद ही नहीं है कि कोई 1 रुपया भी आपकी मैम को देगा। अब अपनी हिम्मत से अपने और कमाऊंगी, ट्यूशन पढ़ाऊं, कुछ भी करूं, बोर्ड तो मुझे डिजिटल लगाना ही है। इस महीने कुछ भी करके आपकी मैम डिजिटल बोर्ड खड़ा कर देगी इसी दीवार पे। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखें। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला ही क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया। इस पे आप 3 स्टार लगा लेंगे। और एक जानकारी और दे दूं, जो बच्चे मुझे कहते हैं ना कि मैम ये सिर्फ स्टेट लेवल पीसीएस के लिए है, ये सिर्फ यूपी पीसीएस के लिए है, तो डियर फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। ये आपके सभी एग्जाम्स को कवर करेगा। कौन कौन से एग्जाम, चाहे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एमपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो करंट अफेयर तो सभी में आती है। तो सभी को अच्छे से क्लास को देखना है। और करंट अफेयर काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हर एग्जाम के लिए। 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते ही आते हैं। संसद का टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, तो ध्यानपूर्वक सबको समझना है। क्या है भाई, पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया। आपको ऑप्शन में कैसे देंगे, ए ऑप्शन देंगे संसद भवन रखा गया, बी ऑप्शन आपको देंगे संविधान सदन रखा गया, सी आपको देंगे कि भाई संविधान भवन रखा गया, और डी देंगे इनमें से कोई नहीं। क्या है डियर क्वेश्चन, पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया। ए ऑप्शन है संसद भवन रखा गया, बी ऑप्शन है संविधान सदन रखा गया, सी ऑप्शन है संविधान भवन रखा गया, और डी है इनमें से कोई नहीं। और आज का पहला क्वेश्चन आपके होमवर्क का ये क्वेश्चन है। होमवर्क का क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको ये क्वेश्चन करा चुकी हूँ करंट अफेयर की क्लास में भी, और जो कम्युनिटी पोस्ट होता है ना उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन डाला था। तो सभी को आंसर पता होगा, सभी को कमेंट में आंसर लिखना है, या तो ऑप्शन लिख दे कि मैम बी ऑप्शन इसका आंसर है। जो भी आपको आंसर तो पता है ना, क्योंकि मैं करा चुकी हूँ। देन ये आपको करना है, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन हो गया। सभी का कमेंट आ जाना चाहिए जैसे ही क्लास अपलोड होती है। अब मैं आपको पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया ये तो मैंने आपको होमवर्क में दे दिया। अब बात करते हैं जो नया संसद भवन है, भाई इसका निर्माण किसने किया, मतलब कौन सी कंपनी ने किया, इसके वास्तुकार कौन है, इसका आकार कैसा है, इसकी क्षमता कितनी है, और भाई इसमें दरवाजे कितने हैं। जैसे मैंने आपको बताया 3 स्टार लगा ले। यहाँ से यकीन नहीं है ना, यूपी पीसीएस में डियर डायरेक्ट क्वेश्चन बना था। कैसे क्वेश्चन बना था, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन था कि भाई नए संसद भवन का निर्माण कौन सी कंपनी ने किया। तो मैं और सिस्टर हम दोनों का पीसीएस का एग्जाम था, तो वहां पर ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया था। तो मैंने ये जो दृष्टि की बुक आती है ना करंट अफेयर की, वहां पर पढ़ा था एक बॉक्स में। मुझे आज भी याद है, क्योंकि जब मैं पढ़ती हूँ ना एकदम गहराई से, और पता नहीं क्यों मुझे लगा था कि निर्माण से क्वेश्चन बनेगा, और वहां पर टाटा ऐसे ही लिखा गया था कि टाटा।
ठीक है, तो आप सभी को ध्यान में रखना है। देखो स्टेट लेवल पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये मुझे इसलिए याद है, जब हम आके मैं और मेरी सिस्टर पूजा डिस्कशन कर रहे थे क्वेश्चन पेपर की, तो उसका ये क्वेश्चन गलत हो गया था उसने कुछ और लगा दिया था और मैं उससे बोल रही थी कि नहीं पूजा इसका टाटा आंसर है। कह रही नहीं यार मैंने कुछ और पढ़ा है। मैंने की चल बुक में टैली करते हैं, तो इसका आंसर टाटा ही था। देखिए स्टेट लेवल पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन बना था, तो अगेन आपको किसी ना किसी पीसीएस में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या याद रखना है कि भाई जो नया संसद भवन है इसका निर्माण कौन सी कंपनी ने किया, किसने किया है भाई, टाटा ने। याद रखना है टाटा कंपनी ने। देन अगर बात करें वास्तुकार, भाई पहले टाटा कंपनी से पूछा जा चुका है, मतलब निर्माण से किसी ना किसी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अब आपको भाई कैसे और क्वेश्चन आ सकते हैं वो ध्यान में रखना है। इसके वास्तुकार, नए संसद भवन के अगर आपसे वास्तुकार पूछ लिया जाए तो डियर फ्रेंड्स सभी याद कर लेंगे इसी क्लास में, विमल पटेल। कौन भाई, विमल पटेल नए संसद भवन के कौन है, वास्तुकार है। ये चीज आपको अच्छे से अपने माइंड में बैठा लेनी है। अब आपको ये भी ध्यान में रखना है जो विमल पटेल है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये कहाँ के हैं, तो सभी ध्यान में रखेंगे डियर, ये हैं गुजरात से। कहाँ से, ये हैं गुजरात से। विमल पटेल कहाँ से हैं भाई, ये हैं गुजरात से। गुजरात की राजधानी सभी को पता है, लोकेशन कहाँ है भाई, यहाँ पर गुजरात है। और गुजरात से ही कौन है भाई, जो अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, ये भी गुजरात से ही बिलोंग करते हैं। क्लियर है सारी चीजें। देन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई आकार कैसा है, जो नया संसद भवन बन के तैयार हो गया है और यहाँ पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। देन अगर आपसे पूछ ले कि भाई इसका जो आकार है, जो इसकी आकृति है वो कैसी है, समचतुर्भुज है, ऐसे करके ABCD या आयताकार है, आपको ऑप्शन कैसे भी दे दे, आपको ध्यान में रखना है कि भाई जो इसकी आकृति है वो त्रिकोणीय है। कैसी है भाई, त्रिकोणीय है। आप त्रिभुज से याद रखेंगे कि भाई जो नया संसद भवन है इसकी आकृति कैसी है। देखने में तो ये हमें इजी लगते हैं क्वेश्चन, लेकिन कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो आप सभी को क्या याद रखना है कि भाई जो नया संसद भवन है इसकी आकृति कैसी है, ये है त्रिकोणीय। कैसी है, त्रिकोणीय। देन बात करते हैं कि भाई इसकी क्षमता कितनी है, इसमें कितने तो लोकसभा की सीटें हैं और कितनी राज्यसभा की हैं। तो डियर फ्रेंड्स सभी याद कर लेंगे भाई लोकसभा की सीटें हैं 888, मतलब कि 888 सीटें हैं लोकसभा की। देन अगर बात करें राज्यसभा की कितनी है तो 384, 384 राज्यसभा की सीटें हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई जो संसद है अपनी ये किस किस से मिलकर बनी है, अगर तो आप सभी का आंसर क्या होगा, याद कर लेना सभी। यहाँ से स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो अपनी संसद है ये किस किस से मिलकर बनी है भाई, तो याद रखेंगे सभी, ये राष्ट्रपति जी से, राष्ट्रपति लोकसभा प्लस राज्यसभा। क्लियर है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई संसद मिलकर बनती है लोकसभा से, राज्यसभा से, बी ऑप्शन दे दे राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा ऐसे करके, तो आप सभी को ध्यान में रखना है जो संसद है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। क्लियर है। अब बात करते हैं कि भाई दरवाजे कितने हैं, जो नया संसद भवन है इसके दरवाजे कितने हैं। तो आप सभी को ध्यान में रखना है इसके 3 दरवाजे हैं, इनके नाम याद रखना है। नाम को ना ऐसे दे देंगे, एक नाम इसमें गलत दे देंगे तो बोलेंगे इनमें से जो नया संसद भवन है इसके दरवाजों में सम्मिलित नहीं है, ऐसे करके भी आ सकते हैं। तो आपको नए संसद भवन के तीनों दरवाजों के नाम याद रखने हैं। भाई कौन कौन से हैं, एक तो है ज्ञान द्वार, क्या है भाई, पहला है ज्ञान द्वार, फिर है शक्ति द्वार मतलब पावर, पहला क्या है नॉलेज, ठीक है, फिर क्या है, ऐसे भी इंग्लिश में याद हो इंग्लिश में कर लेना, हिंदी में याद हो हिंदी में कर लेना, ठीक है। ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, देन कर्म द्वार। क्या भाई, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। क्या है, ज्ञान द्वार, नॉलेज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब नॉलेज होती है तो भाई पावर अपने आप आ जाती है, ऐसे याद कर सकते हैं। एंड जो हमारे कर्म होते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। जैसे आप कर्म करते हैं वैसे ही आपको फल भी मिलता है। ऐसे करके आप तीनों दरवाजों के नाम इजीली याद कर सकते हैं। देन अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष्मान भव अभियान ये किसने शुरू किया। तो सभी याद रखेंगे द्रौपदी मुर्मू जी ने। आयुष्मान भव अभियान किसने शुरू करा है,
द्रौपदी मुर्मू जी ने। ऑप्शन में कैसे होगा, प्रधानमंत्री ने शुरू करा या गृह मंत्री ने शुरू करा या फिर राष्ट्रपति ने, ऐसे भी आ सकता है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है, जो आयुष्मान भव अभियान है, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने स्टार्ट किया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आप सभी को पता है कैसी राष्ट्रपति है भाई, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। कौन सी जनजाति से बिलोंग करती है, तो सभी बच्चों को 1000 बार मैं करंट अफेयर की क्लास में करा चुकी हूँ, संथाल जनजाति से बिलोंग करती है। क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं डियर फ्रेंड्स। किस राज्य के होयसला मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया, तो ये किया गया कर्नाटक। क्या, कर्नाटक। क्या है क्वेश्चन, किस राज्य के होयसला मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, तो ये कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नए संसद भवन पर पहली बार, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2 स्टार सभी मेरे जो डियर फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं वो लगा लेंगे। क्या है क्वेश्चन, नए संसद भवन पर, नया जो पार्लियामेंट है, नया संसद भवन पर पहली बार, फर्स्ट टाइम तिरंगा किसने फहराया। आपको याद रखना है उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति कौन है भाई, जगदीप धनखड़ जी। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, ये है जगदीप धनखड़ जी, ध्यान रखेंगे सभी। और भाई कब फहराया था इन्होंने नए संसद भवन पर तिरंगा, तो आप डेट भी याद कर लेंगे, 17 सितंबर सन 2023 को। 17 सितंबर सन 2023 को जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने नए संसद भवन पर तिरंगा फहराया था। और कौन से द्वार पर, अगर आपसे पूछ ले कि भाई कौन से द्वार पर फहराया, तो ध्यान में रखेंगे गज द्वार पर। कहां पर भाई, गज द्वार पर। ये चीज भी सभी अपने माइंड में बैठा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वर्ष सन 2024 में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश के शहर कजान में आयोजित होगा, तो ये रूस का जो कजान शहर है, यहाँ पर ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। ये काफी महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से हर बार ना सिर्फ स्टेट लेवल पीसीएस बल्कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। ब्रिक्स में कितनी कंट्री शामिल है भाई, 5 है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को कब शामिल किया गया, तो सन 2010 में साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में शामिल हो गया था। फिर क्या हो गया भाई, फिर हो गया ब्रिक्स। क्लियर है सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाटो का महासचिव लगातार तीसरी बार किसे चुना गया, नाटो का महासचिव लगातार तीसरी बार किसे चुना गया, तो सभी ध्यान रखेंगे जेंस स्टोल्टेनबर्ग को। किसको, जेंस स्टोल्टेनबर्ग को। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 3 स्टार सभी लगा लेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। एससीओ से ना सिर्फ स्टेट लेवल पीसीएस में बल्कि डियर यूपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन बना था एक बार, तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी अच्छे से सुनेंगे इसको। एससीओ मतलब संघाई सहयोग संगठन। क्या, संघाई सहयोग संगठन का 9th नंबर का, क्या भाई, 9th नंबर का स्थायी सदस्य इनमें से कौन बन गया है। एससीओ में पहले कितने मेंबर कंट्री थे भाई, 8 थे, अभी कितने हो गए, अभी 9 हो गए हैं। 9वां कौन सा बना है, ये काफी महत्वपूर्ण है। आपको ऑप्शन में देंगे भाई इराक बना है, बी दे देंगे अफगानिस्तान बना है, सी दे देंगे नेपाल बना है और डी दे देंगे ईरान बना है। तो आप सभी को क्या ध्यान में रखना है कि भाई एससीओ का 9वां स्थायी सदस्य कौन बन गया है, तो भाई ये बन गया है ईरान। कि कौन बन गया भाई, ये बन गया ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसी से रिलेटेड है एससीओ से। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भाई सन 2023 में एससीओ की थीम क्या थी, तो सभी ध्यान में रखेंगे सुरक्षित एससीओ। और किसी ना किसी ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, मैं पीवाईक्यू देख रही थी तो यहाँ से थीम से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जैसे एससीओ हो गए, ब्रिक्स हो गई, इनकी थीम काफी महत्वपूर्ण होती है, तो ये आपको साथ साथ याद करते हुए चलना है। क्या है भाई, सन 2023 में एससीओ की थीम क्या है, आपको ऐसे दे देंगे, संरक्षित एससीओ, सुरक्षित एससीओ, कैसे भी ऑप्शन आ सकते हैं। आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको तो सिंपल सा याद कर लेना है कि भाई एससीओ सन 2000 की थीम क्या है, ये है सुरक्षित एससीओ। क्या है भाई, ये है सुरक्षित एससीओ। देन अध्यक्षता किसने की, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए सन 2023 में एससीओ की अध्यक्षता किसने की, भारत ने की, अफगानिस्तान ने की, इराक ने की या फिर नेपाल ने की, कैसे भी देश के नाम दे सकते हैं। आपको तो सिंपल सा याद करना है कि भाई एससीओ सन 2023 में
अध्यक्षता की है अपने प्यारे भारत ने? किसने? जैसे G20 दो याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। G20 और प्लस SCO की अध्यक्षता आ जाए ना इज इक्वल टू सन 2023। ध्यान में रखना है कि भाई अपने प्यारे भारत ने की है। किसने की है? अपने प्यारे भारत ने SCO और G20 की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है? तो ये की है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। किसने की है? ये की है तेलंगाना सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि अपना साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। ये है भाई इसरो ने। इसरो क्या है भाई? अपनी स्पेस एजेंसी है। भारत की स्पेस एजेंसी कौन है भाई? इसरो है। अगर यूएसए की पूछ ले तो भाई वहां की क्या है? वहां की है नासा। ऐसे करके कई बार मिलान में जैसे ए में दे देंगे और कह देंगे बी का ए का बी से मिलान करें। एक तरफ एजेंसी के नाम लिखे हुए होते हैं, एक तरफ कंट्री के नाम लिखे हुए होते हैं, तो कहते हैं ए का मिलान दूसरे से करें। तो आपको ध्यान में रखना है ये जो भारत की स्पेस एजेंसी है वो क्या है भाई? वो इसरो है। देन अगर यूएसए की पूछ ले तो सभी को पता है नासा है। ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया है? क्या है क्वेश्चन? इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया है? तो ये किया है PSLV C57 से। किस रॉकेट से भाई? PSLV C57। साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण है, आपको करंट अफेयर में ये देखने को जरूर मिलेगा। किस भारतीय को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सन 2023 से सम्मानित किया है? इसमें तो आप 5 स्टार लगा लो, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार स्टेट लेवल पीसीएस में कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है, आपको ध्यान में रखना है सन 2023 वाला। सन 2023 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है भाई डॉक्टर रवि कन्नन को। किसको? डॉक्टर रवि कन्नन को। क्लियर है? याद कर लेना है आपको यही क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किस राज्य सरकार ने, कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने निपा वायरस, काफी चर्चा में रहा था, आप सभी ने न्यूज देखी होगी, निपा वायरस से इतनों की डेथ हो गई। और आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई निपा वायरस से फैलने के कारण कहां पर अलर्ट घोषित किया गया था। और ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, आप सभी ने न्यूज देखा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। क्या है क्वेश्चन? अगेन रिपीट कर रही हूँ, किस राज्य सरकार ने, किस स्टेट गवर्नमेंट ने निपा वायरस आते ही एकदम क्लिक हो जाना चाहिए कि भाई कहां पर निपा वायरस के कारण अलर्ट जारी किया गया। ऑप्शन दे देती हूँ, आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। ज्यादा से ज्यादा अब एक्टिव हो जाओ, क्लास में पार्टिसिपेट करना है। रोज आपको करंट अफेयर और ज्योग्राफी की क्लास मिल जाएगी, ठीक है। और टाइम टेबल भी मैं डाल दूंगी किस टाइम मिलेगी। देन ऑप्शन है आपके ओडिशा में अलर्ट जारी किया था, केरल में, कर्नाटक में, या इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? सभी को आंसर देने का प्रयास जरूर करना है, कोशिश करनी है। अगर आंसर नहीं भी दे पाते, कल की क्लास में पहले इसका आंसर बताया जाएगा, फिर आगे के क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है, कहाँ आदि शंकराचार्य की 108 फीट, कहां पर आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। कहां पर 108 फीट ऊंची आ जाए और आदि शंकराचार्य आ जाए तो आप सभी का एकदम माइंड जाना चाहिए एमपी पे। कहां पर हुई? मध्य प्रदेश में। अब जानते हैं मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है? सभी को पता है, आप सभी याद कर लेंगे, भोपाल। अब आपके होमवर्क का क्वेश्चन और दे देती हूँ, क्योंकि एमपी के बारे में मैं काफी डिटेल में कई बार चीजों को करा चुकी हूँ। आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जो मध्य प्रदेश राज्य है इसके जो सीएम है वर्तमान में वो कौन है और गवर्नर कौन है। सभी बच्चे जो भी क्लास को देखेंगे ज्यादा से ज्यादा एक तो वीडियो को शेयर करना है और आपको क्या कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास जरूर करना है। देन अब मध्य प्रदेश के बारे में दो जानकारी और जान ले। अगर आपसे पूछे कि भाई देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहां पर किया जा रहा है, तो सभी ध्यान में रखेंगे, देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन एमपी में ही किया जा रहा है। कहां पर भाई? सांची में, एमपी के सांची में। नेक्स्ट, सरकार ने सरकारी नौकरियों में, सरकार ने जो एमपी गवर्नमेंट है इन्होंने सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए फोकस करेंगे, महिलाओं के लिए आरक्षण
बढ़ाकर 35% कर दिया है। काफ़ी ये एक बड़ी न्यूज़ है और 35% बढ़ा देना, ठीक है, ये बहुत ही बिग अचीवमेंट है मध्य प्रदेश की। वैसे तो आपने सभी ने देखा होगा, दिल्ली में भी महिलाओं के लिए जो पार्लियामेंट है वहाँ पर सीटें बढ़ाने की बात की जा रही है और विधेयक भी डाल दिया गया है। तो इस जो ये टॉपिक है, ये एक अलग से टॉपिक है दिल्ली का, तो उस पे फिर नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ये एमपी का याद रखना है, एमपी में अगर आ जाए, ये आपको देंगे कि सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 35% बढ़ा दिया है। तो ये कौन सी राज्य सरकार ने किया है? आपको ऑप्शन में दे देंगे ऐसे कि भाई ये किया है ओडिशा ने, ओडिशा राज्य सरकार ने किया है, बी दे देंगे यूपी ने किया है, सी दे देंगे आपको एपी ने किया, मतलब आंध्र प्रदेश ने किया है, डी दे देंगे एमपी ने किया है। और 35% आते ही महिलाएं आरक्षण आते ही गवर्नमेंट जॉब, आपको क्या लगा देना है? आपको लगा देना है मध्य प्रदेश राज्य। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास हमारी करंट अफेयर की। फीडबैक जरूर दीजिएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी, और आगे डेली आपको करंट अफेयर की क्लास देखने को मिलेगी और ज्योग्राफी की क्लास भी हम कल से स्टार्ट कर देंगे। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम क्लास स्टार्ट करा दो, कब से आप क्लास लोगी, और मतलब काफ़ी बच्चे परेशान थे। तो डियर, जितने आप परेशान हैं थे क्लास के लिए, उससे ज़्यादा मैं परेशान थी, क्योंकि जब एक टीचर का यही होता है, जैसे पढ़ाने का जिसको होता है ना, अगर वो एक दिन भी ना पढ़ाए ना तो उसे बेचैनी स्टार्ट हो जाती है। और टीचर्स का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा पर्सनली ये है डियर, अगर मैं एक दिन भी क्लास नहीं लेती तो मुझे बहुत अजीब फील होता है। लेकिन ये 1 महीना खिंच गया, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आप सभी से माफ़ी माँगती हूँ। आगे से ऐसा नहीं होगा, और वो किस रीज़न से हुआ वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को प्यार करें, वीडियो अच्छी लगे, नॉलेज जो मैं आपको इस व्हाइट बोर्ड पे, सिंपल से बोर्ड पे दे रही हूँ, वो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, गाँव-गाँव तक ये वीडियो फैलाने में मेरी मदद करें। क्योंकि जब एक बच्चे का सपना होता है सरकारी नौकरी पाने का, तो डियर वो सिर्फ एक बच्चे का सपना नहीं होता है, उसके साथ पूरे फैमिली के सपने जुड़े हुए होते हैं। हर पेरेंट्स, हर भाई बहन यही चाहता है कि हमारी बहन एसडीएम बन जाए, है ना, आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, या एसएससी में अगर वो जॉब चाहती है वो बन जाए, तो हमारी स्थिति सुधर जाए, और ये सत्य भी है। लेकिन सिचुएशन कई बार ऐसी होती है जैसे हमारे साथ पड़ी, ऐसे मुझे पता है लाखों बच्चों के साथ दिन रात ऐसी परेशानी, आर्थिक तंगी चलती है, वो जूझते हैं। इसलिए मुझसे काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि मैम आप अपने नोट्स पेड कर दो, आप ले सकते हो डिजिटल बोर्ड, आप पीडीएफ बना के बेच सकते हो, आपने नोट्स बना रखे हैं उन्हें आप मार्केट में सेल कर सकते हो। लेकिन डियर वो मेरा पर्पज़ नहीं है। मैं फ्री में यूट्यूब पे एजुकेशन देती हूँ, और आजीवन मैं फ्री में ही आपको यूट्यूब पे पढ़ाती रहूँगी। कोई बात नहीं, डिजिटल बोर्ड की तो है, वो भी अपनी मेहनत की कमाई से ले ही लेंगे, लेकिन यूट्यूब पे आपको हमेशा फ्री क्लासेस मिलती रहेगी, ये आपकी प्रीति मैम का वादा है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको कल की करंट अफेयर और ज्योग्राफी की क्लास में। शुक्रिया।